very good afternoon and welcome back to Study IQ Judiciary. My name is Praveen Kumar and we are discussing Indian Evidence Act. So आज का हमारा टॉपिक है द hearsay एविडेंस और द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ hearsay एविडेंस. देखिए आज मैं बहुत डर कर यह वीडियो बना रहा हूँ. द रीज़न इज़ कि इस वीडियो में बहुत ही एनालिसिस इन्वॉल्व है. हम hearsay एविडेंस के एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स, और हर एग्जाम्पल के साथ हम एक लेवल गहराई में उतरते चले जाएंगे. तो आप प्लीज़ बने रहिए. देखिए इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि इसमें मैं अपना एक एनालिसिस आपको बताऊंगा. सो आई वांट द क्रिटिसिज्म ऑल्सो कि आप मुझे बताइए कि अगर इस एनालिसिस में कोई गलती है तो वो क्या गलती है, और ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें. बट अभी के लिए आप समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ hearsay एविडेंस एंड व्हाट इज़ द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ hearsay एविडेंस. सो let us start with understanding hearsay evidence कि hearsay evidence होता क्या है. See hearsay, so hearsay means सुनी सुनाई बात. so hear माने सुनना, say माने बोल देना, सुना देना. so hearsay means सुनी सुनाई बात. सो hearsay जो है बेसिकली क्या नहीं है, पहले आप ये समझिए. इट इज़ नॉट सी माने देखना और फिर कहना. सो जो बात देखिए, सी से इज़ नॉट अ इंग्लिश वर्ड. ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये मैं बस आपको वैसे समझाने के लिए कुछ बोल रहा हूँ. सो सी से माने जो बात आपने खुद देखी है और फिर आप बता रहे हैं. hearsay माने सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, आपने खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं किया. सो hearsay एविडेंस क्या होगा? hearsay एविडेंस एक ऐसा एविडेंस है जो विटनेस ने खुद विटनेस नहीं किया या फिर खुद एक्सपीरियंस नहीं किया. सो अ फैक्ट विच यू हैव नॉट विटनेस्ड, आपने उसको कब खुद से नहीं देखा है, और यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड कि आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो ऐसे फैक्ट की अगर आप एविडेंस देने के लिए आओगे, दैट एविडेंस इज नोन एज hearsay एविडेंस. सो रूल क्या कहता है? द प्रिंसिपल और द रूल इज कि ऐसा एविडेंस कोर्ट में अलाउड नहीं है. ऐसे एविडेंस को कोर्ट में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. सो दिस इज द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ hearsay एविडेंस कि भैया hearsay एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कोर्ट्स में. सो कोर्ट में कभी भी hearsay एविडेंस के बेसिस पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता. बेसिकली hearsay एविडेंस से आप किसी फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकते. बट दिस इज अ जनरल या बहुत ही मोटा ऊपर से रूल. इसमें कुछ बारीकियां हैं, हम वो समझने की कोशिश करते हैं. इस रूल की काफ़ी एक्सेप्शंस भी हैं. हम एक्सेप्शंस अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक मेन रूल को हम समझ रहे हैं. सो हम आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि फैक्ट है कि आपकी एज इज 32 ईयर्स. चलो थोड़ा कम कर लेते हैं. सो सपोज आपकी उम्र है 25 ईयर्स. सो ये एक फैक्ट है कि आपकी उम्र 25 साल है. इस फैक्ट की आपको एविडेंस देना है, इस फैक्ट का आपको सबूत लाके देना है कि हाँ आपकी उम्र 25 है. सो क्या क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप अपने आप आकर के गवाही दे सकते हो, खुद विटनेस बन करके अपनी ही उम्र की गवाही दे सकते हो? आप कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी उम्र क्या है, आप कहोगे सर 25 साल. तो क्या आप खुद गवाही दे सकते हो अपनी ही उम्र की? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि आपको अपनी उम्र खुद से पता नहीं है, आपको किसी ने बताई गई है. आपको किसी ने बताया है कि भैया आप इतने साल को, इतनी डेट को और इस ईयर में पैदा हुए हो. दिस इज समथिंग यू हैव नॉट विटनेस्ड. और अगर आपने विटनेस भी किया है क्योंकि आप पैदा हुए हो तो ऑब्वियसली आपको पता चला होगा, बट वो आपकी टेंडर एज की वजह से वो आपकी एक मेमोरी का पार्ट नहीं है. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, राइट? तो आप जो है खुद उस चीज को की गवाही नहीं दे सकते कि आपकी उम्र क्या है. इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स. भाई 10th की मार्कशीट ला दे तब मानेंगे 25 साल का है, अदरवाइज हम तेरी तो नहीं मान सकते. आप समझ रहे हैं? सो आप खुद अगर गवाही दोगे अपनी उम्र की
तो दैट इज हियर से। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सुनी सुनाई है, आपको आपके पेरेंट्स ने बताई, आपने सुनी, आपने मान लिया। तो हियर से अगर एविडेंस है तो कोर्ट में चलेगा ही नहीं। तो आप जो है सो रूल ये कहता है कि आप अपनी ही उम्र का एविडेंस नहीं दे सकते। आई होप अभी तक चीजें ठीक हैं। सो विल मूव ऑन टू दी सेकेंड एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल पे देखेंगे, एक थोड़ा और लेवल डीप में जाएंगे हम। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ एक कोर्ट का। एक जज साहब थे, उस जज साहब ने बोला कोर्ट में कि भैया आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी हियर से एविडेंस। मैं कोर्ट में कोई भी हियर से एविडेंस नहीं सुनूंगा। तो एक वकील साहब ने जवाब दिया कि सर अगर कोर्ट में कोई भी हियर से एविडेंस अलाउड नहीं होगा, देन हाउ विल यू प्रूव हु योर फादर इज। अगर आप हियर से एविडेंस बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे कोर्ट में, तो आप कैसे साबित करोगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है? सी, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, द क्वेश्चन इज, द फैक्ट इज कि भैया आपके फादर का नाम क्या है? चलो वॉट एवर जो भी है, लेकिन उसकी क्या गवाही आप दे सकते हो? क्या आप गवाही दे सकते हो कि आपके फादर का नाम ये है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज अगेन दिस इज समथिंग यू डोंट नो। आपको खुद की नॉलेज से नहीं पता है, आपको किसी ने बताया है। आपको किसी ने बताया है कि भैया आपके पिताजी का नाम ये है। सी, मैं अब हल्का सा टॉपिक से डिविएट हो रहा हूं यहाँ पर। एक आपको इंटरेस्टिंग कोटेशन मैं आपको बता रहा हूं। हमारे प्रोफेसर साहब थे श्री एस.के. गुप्ता जी, जो हमारे को कैंपस लॉ सेंटर में पढ़ाते थे। ही इज़ नो मोर नाउ, कोविड में हमने उनको खो दिया। सो उनकी एक कोटेशन थी जो उन्होंने क्लास में मेरे को बताई थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर, आज तक मुझे याद है। सो वो कोटेशन ये थी कि लिसन, मदर इज अ फैक्ट। जब बच्चा पैदा होता है तो वो चिल्ला चिल्ला के सारे समाज को, सारे हॉस्पिटल को बता देती है कि भैया मैं माँ हूं। सबको पता होता है एक बच्चे की माँ कौन है, इट इज अ फैक्ट। बट फादर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन। बच्चा पैदा होते ही माँ हंस के जिसकी तरफ देख ले, सारा समाज, सब लोग उसी को जो है बच्चे का बाप मान लेते हैं। राइट? सो माँ का जो भी पति होता है उसको ही हम बच्चे का बाप मान लेते हैं। बट किसी को पता नहीं है, किसी की खुद की नॉलेज नहीं है। ठीक है? ओनली द मदर नोज। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनको खुद को ना पता हो। राइट? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो उसका एक वे आउट है, दैट इज एन एक्सेप्शन क्रिएटेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। वो आज हम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग इन टू द एरिया ऑफ प्रिजम्पशंस। बट ये कोटेशन मेरे को अभी रेलेवेंट लगी तो मैं आपको बता देता हूं, दैट मदर इज अ फैक्ट बट फादर इज अ प्रिजम्पशन, एंड दिस इज अ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन बाय द वे। चलो इसको छोड़िए, दिस इज सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कभी करेंगे इस टॉपिक को तो जब आपको बताएंगे। राइट? सो कमिंग बैक, क्या आप गवाही दे सकते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है? द आंसर इज नो। आप गवाही नहीं दे सकते। ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स। 10th की मार्कशीट लाइए और दिखाइए आपके फादर का नाम क्या लिखा हुआ है। राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा हियर से एविडेंस के बारे में। सो अभी तक हमने समझा कि हियर से एविडेंस क्या होता है। सुनी सुनाई बात होती है जो आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं की है। दूसरी चीज हमने देखी कि प्रिंसिपल ये कहता है कि हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मीनिंग देयर बाय कि कोर्ट में हियर से एविडेंस आपको नहीं देने के लिए अलाउ किया जाएगा टू प्रूव एनी फैक्ट। किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको हियर से एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। नाउ लेट अस रीड इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मैं हल्का सा बता देता हूं कि देखिए, हियर से एविडेंस इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में हियर से एविडेंस डिफाइंड नहीं है। वो क्यों नहीं डिफाइंड है? दो रीजन से डिफाइंड नहीं है। पहला रीजन तो ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन हियर से, कि क्या चीज़ हियर से होती है और क्या हियर से नहीं होती है। इसे डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है ऑन द एकेडमिक लेवल, ऑन द ड्राफ्टिंग लेवल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्रिसाइज डेफिनेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। दूसरा रीज़न ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जो स्कीम है, जो हमारा एंटायर इंडियन एविडेंस एक्ट है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंसी। वो रेलेवेंसी पे आधारित है कि भैया रेलेवेंट फैक्ट है, एक इररेलेवेंट फैक्ट है।
तो इसी पर सब कुछ आधारित है, हियर से पर आधारित नहीं है, और उस स्कीम में हियर से कहीं पे फिट भी नहीं हो रहा है। सो इंडियन एविडेंस एक्ट सिंपल कहता है भैया अगर रेलेवेंट फैक्ट है तो एविडेंस दे दो, इररेलेवेंट फैक्ट है तो एविडेंस नहीं देने देंगे। अब हियर से है या नहीं है, अगर रेलेवेंट है तो आप एविडेंस ला सकते हो। सो दैट इज हाउ द इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज ड्राफ्टेड, उसको ऐसे ड्राफ्ट किया गया था। लेकिन एक नियरेस्ट सेक्शन के हियर से प्रिंसिपल अगर हम देखें तो उसका बहुत करीब जो प्रिंसिपल है दैट यू कैन फाइंड इन सेक्शन 60, वो आपको सेक्शन 60 में मिल सकता है। सो लेट अस रीड सेक्शन 60। सेक्शन 60 पढ़ते हैं। सेक्शन 60 देखिए क्या कह रहा है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। अब डायरेक्ट से उसने देखिए क्या कहना चाह रहा है। डायरेक्ट से भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपने देखा है तो जिसने देखा है, अगर देखा हुआ फैक्ट है तो जिसने देखा है, अगर सुना हुआ फैक्ट है तो जिसने सुना है, या फिर कोई महसूस किया गया है तो जिसने महसूस किया है। ठीक है, तो अगर कोई फैक्ट देखने वाला फैक्ट है तो जिसने देखा है वही गवाही देगा। कोई सुनने वाली बात थी तो जिसने सुनी है वही गवाही देगा। कोई महसूस करने वाली बात थी, फॉर एग्जाम्पल कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव फेल्ट, आपने फील किया, परसीव किया बाय एनी अदर सेंसेस। या कमरे में बहुत स्मेल थी, मैं गया तो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ना, पाउडर की वजह से बहुत स्मेल हो रखी थी। तो कुछ चीजें ना जो महसूस की जा सकती हैं, तो जिसने महसूस की है वही आके गवाही देगा, राइट। सो देखिए इस चीज को समझते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में हियर से क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि भैया अगर रेलेवेंट फैक्ट है, अगर रेलेवेंट फैक्ट है तो आप उस पे एविडेंस हम एडमिट कर लेंगे, और अगर इररेलेवेंट फैक्ट है तो उस पे एविडेंस हम अलाउ नहीं करेंगे। जो हम एविडेंस एडमिट करेंगे ये एविडेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 इट मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट बोले तो जिसने सुना है या जिसने देखा है या जिसने महसूस किया है, और भी आगे फर्दर क्लोज है, अभी रेलेवेंट नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि जिसने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है वही आकर के उसकी गवाही देगा, राइट। सो ये एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया है। अब हम एक स्टेप गहराई में जाएंगे एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल को हम समझेंगे, और बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि हम अब रियली गहराई में उतर चुके हैं। और इस एनालिसिस पे बेस्ड आपको बेसिकली अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि एक्चुअल में ट्रायल में हो क्या रहा है और क्या चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो तीसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आई की जुडिशरी की वेबसाइट पर जाकर के आप कोर्सेज जो है वो खरीद सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप जो है मेरा कोड भी लगा सकते हैं, दैट इज़ PRLIVE। आपको ये कोड लगाने के बाद यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। सो कमिंग बैक टू द थर्ड एंड फाइनल एग्जाम्पल। देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है, तीसरा एग्जाम्पल है वो हम इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। क्या डायरेक्शन में कि भैया पहले तो है एक रूल, रूल कहता है कि हियर से एविडेंस इज नॉट अलाउड, दिस इज रूल। बट इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हम एक्सेप्शंस पढ़ नहीं रहे हैं बट एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन हम करेंगे कल के लेक्चर में, वी विल डिस्कस वन एक्सेप्शन, सिर्फ एक एक्सेप्शन करेंगे, दैट इज योर डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लोज 1। और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डाइंग डिक्लेरेशन हियर से एविडेंस की एक्सेप्शन कैसे है, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सेक्शन 32 क्लोज 1 हियर से की एक्सेप्शन है। बट हियर से की एक्सेप्शन को देखने से पहले समझेंगे कि हियर से क्या होता है, ठीक है। तो हियर से हम आपको इस एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए हुआ क्या, फैक्ट एक बार सुनिए। फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, और पर्दे के पीछे छुपा हुआ, पर्दे के पीछे छुपा हुआ सी इसे चुपचाप देख रहा था। तो सी ने मर्डर होते हुए देखा। सो ए ने बी का मर्डर किया और सी ने देख लिया। सी ने तुरंत एनडीटीवी को कॉल किया और एनडीटीवी के रिपोर्टर को ये बात बताई।
एनडीटीवी के रिपोर्टर ने इस पे तुरंत प्रभाव से एक न्यूज़ रिपोर्ट कर दी मीडिया में। सो ये जो है टीवी पे आ गया। टीवी पे एक व्यूअर देख रहा था और वो दिल से मानता है कि एनडीटीवी वाले जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, तो ही वॉज डी। तो डी ने वो खबर देखी। तो ये फैक्ट समझिए, ए ने बी को मारा, सी ने देख लिया, सी ने एनडीटीवी को बता दिया, एनडीटीवी ने उसकी खबर छाप दी, खबर को देखा डी ने, राइट। अब ट्रायल चल रही है ए की। सो केस कोर्ट में चल रहा है स्टेट वर्सेस ए, और उस ट्रायल में प्रोसिक्यूशन जो है विटनेस के रूप में लेके आई डी को। सो डी जो है भाई साहब विटनेस बन के आए ए की ट्रायल में फॉर द मर्डर ऑफ बी। ठीक है, यहां तक क्लियर। और उस ट्रायल में डी ने जो है गवाही दी। ट्रायल में डी देखिए क्या बोल रहा है। डी ने बोला कि रिपोर्टर टोल्ड मी दैट ए किल्ड बी, कि रिपोर्टर ने मुझे बताया है कि ए ने बी को मार दिया। तो देखिए मैं इस पेज को अब स्विच कर रहा हूं, दूसरे पेज पे हम जा रहे हैं, तो इसीलिए आप फैक्ट्स को एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए या समझ लीजिए। ए ने बी को मारा, सी ने देख लिया, सी ने रिपोर्टर को बता दिया, रिपोर्टर ने उसकी न्यूज छाप दी और डी ने वो न्यूज को देख लिया। डी अब गवाही दे रहा है ट्रायल में आकर के, कोर्ट में आकर के, भैया रिपोर्टर ने मुझे बताया है कि ए ने बी को मारा है, इसीलिए ए को सजा दी जाए, इसीलिए ए को सजा दी जाए, राइट। सो फैक्ट्स आर क्लियर यहां तक। अब देखिए कॉमन सेंस आपकी क्या कहती है। कॉमन सेंस ये कहती है कि दिस इज हियर से। सो देखिए मोटा मोटा अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपकी कॉमन सेंस आपको बता देगी कि दिस इज हियर से, कि भैया ये सुनी सुनाई बात बोल रहा है डी। क्यों 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 क्योंकि डी ने तो नहीं देखा है मारते हुए। सो ये सुनी सुनाई बात बोल रहा है और ये जो है हियर से है। तो जनरल रूल ये क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि दिस एविडेंस शुड बी एक्सक्लूडेड। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस कहता है कि इस एविडेंस को एक्सक्लूड कर दो, इस एविडेंस को कोर्ट में नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये एविडेंस ही नहीं है, राइट। यहां तक क्लियर है। तो ये है कॉमन सेंस की बात। लेकिन कुछ लोग कॉमन सेंस पे ना रुक करके एक डीपर एनालिसिस में जाते हैं। तो एक गहराई वाला एनालिसिस जो है वो देखिए, गहराई वाला एनालिसिस क्या है। एक लेवल मैं डाउन में जा रहा हूं और बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। सो डीपर एनालिसिस वाले कहेगा कि भैया देखो डी ने क्या गवाही दी है। डी ने ये गवाही दी है कि रिपोर्टर टोल्ड मी दैट ए किल्ड बी, कि रिपोर्टर ने मुझे बताया है कि ए ने बी को मारा है। गवाही तो ये दी है, और ये जो गवाही है इट इज नॉट टेक्निकली हियर से। ये जो गवाही है ये टेक्निकली हियर से नहीं है। तो आपको एक लेवल गहराई में जो जाके बताएंगे वो आपको बताएंगे कि ये हियर से नहीं है। क्यों हियर से नहीं है मैं आपको रीजन बताता हूं। मतलब उनका क्या रीजन है, वो कह रहे हैं कि देखिए डी जो बोल रहा है वो तो वही बात बोल रहा है ना जो उसने अपने कानों से खुद सुनी है। रिपोर्टर ने उसको जो बात बताई है वो वही तो आके कोर्ट में बता रहा है। तो जो उसने कानों से सुना है वो वही कोर्ट में आके बता रहा है, क्योंकि ही हैज हिमसेल्फ हर्ड। उसने, इट इज समथिंग जो उसने खुद सुना है। और सेक्शन 60 डायरेक्ट एविडेंस, कि अगर कोई सुनी हुई बात है तो जिसने सुनी है वही बोलेगा। सो डी ने खुद सुना है और वो खुद ही उसने सुनी हुई बात कोर्ट में आके बताई है। सो दिस इज टेक्निकली नॉट हियर से। उनके हिसाब से दिस इज नॉट टेक्निकली हियर से, बट दिस इज अ फॉल्स एनालिसिस। मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज अ फॉलेसी। ये जो है दिस इज अ फॉलेसी, ये एक रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। क्यों फॉल्स है उसको हम समझेंगे एक लेवल और डीप में जाकर के। सो वी विल गो इन अनदर डीपर एनालिसिस और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बात गलत है कि ये हियर से नहीं है, ये हियर से ही है। क्यों हियर से है मैं आपको बताता हूं।
सो देखिए थर्ड एनालिसिस, एंड दिस इज द फाइनल एनालिसिस, इसके बाद हम रुक जाएंगे, राइट। देखिए जब कोर्ट में ट्रायल चल रही है तो फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू यानी कि मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्या ए ने बी को मारा है। इशू तो ये है ना कि क्या ए ने बी को मारा है, और इसको प्रूव करने के लिए जो विटनेस है डी, सो ब्रैकेट में मैं इसके विटनेस लिख रहा हूं। सो जो विटनेस है डी, उसने आकर के स्टेटमेंट दी। उसने आकर के क्या स्टेटमेंट दी कि द रिपोर्टर टोल्ड मी दैट ए किल्ड बी। उसने आकर के ये स्टेटमेंट दी कि रिपोर्टर ने मुझे बताया है कि ए ने बी को मारा है। अब देखिए इस एविडेंस से, सो दिस इज एविडेंस, इस एविडेंस से बेसिकली जो विटनेस है वो क्या चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? वो दो फैक्ट्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इस एविडेंस से विटनेस दो फैक्ट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। सो फैक्ट नंबर 1 के रिपोर्टर ने मुझे कुछ बताया है। देखिए इस स्टेटमेंट से कि रिपोर्टर ने मुझे कुछ बताया है, रिपोर्टर हैज, जो कि मतलब मैंने खुद सुना है, आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ, तो रिपोर्टर ने मुझको बताया। तो पहला फैक्ट इससे क्या साबित होता है कि भैया रिपोर्टर ने डी को कुछ बताया है। और दूसरा जो फैक्ट ये साबित करने की कोशिश कर रहा है या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कि भैया ए ने बी को मारा है। तो इस स्टेटमेंट से कि रिपोर्टर ने मुझे बताया कि ए ने बी को मारा, जो विटनेस है बेसिकली ही इज ट्राइंग टू प्रूव टू फैक्ट्स, वो दो फैक्ट्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट से दो इन्फ्रेंस ड्रॉ होते हैं। वो क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ होते हैं? पहला इन्फ्रेंस तो ये कि रिपोर्टर ने आपको कुछ बताया है जो आपने खुद सुना है, और दूसरा फैक्ट ये कि भैया ए ने बी को मारा है। दूसरा ये फैक्ट आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखिए जो ऊपर वाला हमारा एनालिसिस था, पहला एनालिसिस, वो इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहला जो फैक्ट कि रिपोर्टर ने मुझे कुछ बताया है, ये जो है बेसिकली ये डायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि उसने खुद ही सुना है। तो वो आकर के इस बात की गवाही तो दे सकता है कि हाँ भैया उसने मुझे कुछ बताया है, और ये डायरेक्ट एविडेंस है क्योंकि इसमें उसने खुद ही सुना है। लेकिन जो दूसरा फैक्ट वो ट्राई कर रहा है प्रूव करने की कि ए ने बी को मारा है, ये जो है हियर से है। मैं इसको थोड़ा सा विजिबल रेंज में ले आता हूं, राइट। सो पहला जो फैक्ट वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है दैट इज डायरेक्ट, क्योंकि उसने खुद सुना है, रिपोर्टर ने उसको खुद कुछ बताया है। लेकिन उस बताने से वो जो फैक्ट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कोर्ट में, दैट इज हियर से, दैट इज हियर से। अब देखिए हम अपनी ट्रायल पे वापस आते हैं। हमारी ट्रायल चल रही है कि क्या ए ने बी को मारा है। इस ट्रायल में जो दूसरा वाला फैक्ट है यानी कि ए ने बी को मारा है, इट इज रेलेवेंट, इट इज रेलेवेंट। दूसरा जो फैक्ट है हमारा ये रेलेवेंट है। लेकिन पहला वाला फैक्ट यानी कि रिपोर्टर ने मुझे कुछ बताया है, ये कंप्लीटली इररेलेवेंट है। कि रिपोर्टर ने आपको क्या बताया है, इसका क्या फर्क पड़ता है हमारी ट्रायल पे? हमारी ट्रायल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक रिपोर्टर ने आपको क्या बताया क्या नहीं बताया है, उससे कुछ भी साबित इस प्रकार नहीं हो रहा है कि ए ने बी को मारा या नहीं मारा है। सो अब मैं आपको बहुत एक, अगेन दिस इज एनालिसिस एंड आई एम वेरी अफ्रेड आपको ये सब कुछ बताते हुए, बट लेट अस डिस्कस इट। कि देखिए जिस पार्ट का आप डायरेक्ट एविडेंस दे रहे हैं वो तो इररेलेवेंट है, और जो पार्ट अगर आप इनडायरेक्ट या फिर हियर से एविडेंस दे रहे हैं वो रेलेवेंट है। सो रेलेवेंट पार्ट का तो आप हियर से एविडेंस दे रहे हैं, और इररेलेवेंट पार्ट का अगर आप डायरेक्ट दे भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए यहां पर जो है सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का बार आ जाएगा, और सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या बार है कि इररेलेवेंट फैक्ट्स के तो आप एविडेंस दे ही नहीं सकते, इट इज नॉट एडमिसिबल।
तो चाहिए बेसिक डायरेक्ट है, लेकिन इसका तो रेलेवेंट है ही नहीं, तो रेलेवेंट नहीं है तो एडमिसिबल भी नहीं है। हाँ, रेलेवेंट फैक्ट का आप जो है एविडेंस दे सकते हो, बट दैट एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। तो यहां पर जो है सेक्शन 60 का बार लग जाएगा कि दिस इज नॉट डायरेक्ट, दिस इज हियर से। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। नहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा है, स्टिल वी विल स्टॉप हेयर, हम यहां पर रुकेंगे। यू कैन रिप्ले दी वीडियो, आप इसको वापस देख सकते हैं, स्पेशली दी लास्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों जो है ये एविडेंस जो है हियर से है, क्यों ये एविडेंस हियर से है। हम सेम एनालिसिस को नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम अप्लाई करेंगे सेक्शन 32 क्लोज 1 एविडेंस एक्ट पे, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये हियर से है। सो हमारा वही तरीका रहेगा, पहले हम कॉमन सेंस वाला एप्लीकेशन करेंगे जो कहेगा आपको हियर से है, देन हम एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट लगाएंगे और जिससे साबित हो जाएगा कि टेक्निकली सेक्शन 32 क्लोज 1 इज नॉट हियर से। लेकिन फिर हम अपना डीपर एनालिसिस लगाएंगे और फिर से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सेक्शन 32 क्लोज 1 जो है हियर से की एक्सेप्शन है, वाई 32 क्लोज 1 इज एक्सेप्शन टू हियर से। सो दिस इज फॉर समथिंग फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए आप प्लीज इस आर्ग्यूमेंट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए, आप इसको क्रिटिसाइज भी करिए, आप मेरे को बताइए कि हाउ दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट गुड और नॉट करेक्ट, इसमें क्या कुछ कमी है तो वो भी आप मेरे को बताइए, सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज। बट दिस इज समथिंग फॉर यू टू डिस्कस एंड एनालाइज। सो आप इसको विचार करिए इस पे और अपने कमेंट्स के रूप पे आप मेरे को बता सकते हैं। सो विद दिस वी विल स्टॉप हेयर and tomorrow we will discuss the dying declaration section 32 clause 1 of the Indian Evidence Act। हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि हाउ सेक्शन 32 क्लोज 1 इज एन एक्सेप्शन टू हियर से। हमने हियर से तो समझ लिया है, पर हियर से की एक्सेप्शन क्या होती है और कैसे हो सकती है, उसका एक एग्जाम्पल हम 32 क्लोज 1 में कल देखेंगे। सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।